डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। आप पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में आपको जो है इनके आंसर मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मिलेंगे। तो आगे इस के आंसर को पाने के लिए आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहिए कि आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। पहले आंसर को केवल आप एक रटंत विद्या पे मत रहिए, आप समझिए कि आपको करना क्या है। ये देखिए, इंग्लिश ईयर 3rd है, सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है। आपको पता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। मैंने पेपर सेकंड के सारे कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। पेपर सेकंड और ये पेपर फर्स्ट के में थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है तो थोड़ा सा रह गया है, लेकिन पेपर सेकंड के सारे टॉपिक को मैंने ये कर दिया है, कवर कर लिया है। आप लोग वीडियो में जाके देखते रहिएगा। इसका कोर्स टाइटल है इंडियन एंड लिटरेचर इन इंग्लिश और ये यूनिट 6 है और इसका नाम है फिक्शन। कमला मार्कंडेय की नेक्टर इन सीव है। ये जान लीजिए कि ये यूनिट 6 में, ये यूनिट 6 है, 8 यूनिट है। इसमें 7वीं और 8वीं 2 चीजें इसमें रह जाती हैं। कमला मार्कंडेय की नेक्टर इन सी है और इसके बारे में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना है कि कमला मार्कंडेय कौन थी, कहाँ ये थी। और जैसा कि आपने ऑलरेडी जान लिया है, इंडियन एंड लिटरेचर इन इंग्लिश है। ये भारतीय लिटरेचर पे, इंग्लिश लिटरेचर पर ये बात हो रही है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर देख लीजिए। कमला मार्कंडेय 1924 टू 2008, 1924 से लेकर के 2004 तक वॉज ए रिनोन्ड इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, रिनोन्ड माने अच्छी तरह से जाने वाली एक जो है नॉवेलिस्ट थी और एक जो है जर्नलिस्ट भी थी। नोन फॉर हर कंपैशनेट पोर्ट्रेट्स ऑफ द इंडियन रूरल लाइफ एंड सोशल इश्यूज। ये क्या कहते हैं, नोन, वो जानी जाती हैं फॉर हर कंपैशनेट, वो अपनी दयालुता या कृपालुता पोर्ट्रेल के लिए जानी जाती हैं। वो बहुत ही दयालुता के साथ अपने जो है टॉपिक को प्रस्तुत कर रही हैं। और इंडियन रूरल लाइफ और किसको, भारतीय देहात के जीवन के बारे में वो बात कर रही हैं। एंड सोशल इश्यूज, और जो सोशल इश्यूज है, सोशल मामले हैं, उसको ये पोर्ट्रेल कर रही हैं, उनका चित्रण करती हैं। हर नॉवेल्स ऑफन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ पॉवर्टी। उनकी जो नॉवेल है ना, वो एक्सप्लोर करती है, शो करती है, प्रस्तुत करती है थीम्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, सोशल चेंजेस, जो सामाजिक परिवर्तन की, जेंडर की बात करती है, एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करती है। जो कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसकी ये बात करती हैं। Markandeya's writing combines lyrical prose with the realism, capturing the struggle of the ordinary people against colonial and post-colonial challenges। ये क्या कर रही हैं, राइटिंग, जो कमला मार्कंडेय की राइटिंग है, कंबाइंस लिरिकल प्रोज विद रियलिज्म। वो लिरिकल प्रोज लिखती हैं और किस तरीके से लिखती हैं, विद रियलिज्म, रियलिज्म के साथ लिखती हैं। और कैप्चर, और वो कैप्चर करती हैं द स्ट्रगल, संघर्षों को, ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल। वो ऑर्डिनरी पीपुल के जो है, साधारण लोग जो है, उनके संघर्षों के बारे में वो करती हैं। अगेंस्ट द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस, जो वो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस के विरुद्ध, या विरुद्ध नहीं बल्कि ये कहते हैं के बदले में, कंट्रास्ट के माने यहाँ पे के बदले में है कि इनके बदले में वो जो है साधारण लोगों की बात ज्यादा वो करती हैं। नेक्टर इन अ सीव इज अ कंसीडर हर मोस्ट फेमस वर्क। नेक्टर इन सीव, नेक्टर जानते हैं क्या होता है। नेक्टर बेसिकली जो कहते हैं, जो फलों से निकला हुआ रस, उसी को कहते हैं। और सीव के माने वो छननी या चलनी जिसको कहते हैं, वही है। नेक्टर इन सीव की बात वही कर रही है। अब इसका एक बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है, एक बहुत लंबा चौड़ा सेंस है। अगर आप इसको जो है समझने की कोशिश
कोशिश कीजिएगा तो आप समझिएगा, और समझने की कोशिश नहीं कीजिए तो शॉर्ट फॉर्म में ये जान लीजिए कि नेक्टर इन सीव की बात कर रही हैं कि जो चीज़ें उसमें हैं उनका क्या महत्व है। उसमें दो चीज़ें आती हैं कि जब हम उस रस को अंदर डालते हैं, सीव में डालते हैं, छलनी में डालते हैं, तो कुछ उस पर एक्सेस बचे रह जाते हैं। तो वो एक्सेस का क्या महत्व है और वो नेक्टर का क्या महत्व है। तो इन सारी चीज़ों को ये कहा जा रहा है कि ये एक समाज जो है एक छलनी की तरह है और इसने छान दिया है, तो कुछ नेक्टर है और कुछ सीव है। इसी की बात इसमें हो रही है। तो थोड़ा सा आराम से इसको देखते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं और बहुत सी चीज़ों को, रियलिज्म को कैप्चर कर रही हैं। साधारण लोगों के जो है जो साधारण लोगों का जो संघर्ष है उसकी बात कर रही हैं, बल्कि ये कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस की बात नहीं कर रही हैं। जैसे उस समय में, इनके समय में ये 2024 में पैदा हुई थी और 1924 में ये पैदा हुई थी और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये एकदम क्लाइमेक्स था जो है ना, जो हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम का ये क्लाइमेक्स टाइम था 1924 टू 47, ये एक क्लाइमेक्स था। तो ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की बात कर रही हैं जो परेशानियों में है, जिसे हटा दिया गया है, जिसे समाज से बहिष्कृत कर लिया गया है। आप जानते हैं कि जो बची हुई छलनी में जो बचा हुआ ये चीज़ रहती है उसका क्या हश्र होता है। ठीक ना। वीडियो की लंबाई का ध्यान देना पड़ता, वरना मैं आपको बताता कि कितनी शानदार बात ये यहाँ पे कह रही हैं। तो सिव इज कंसिडर्ड द मोस्ट फेमस वर्क रिफ्लेक्टिंग द टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी इन रूरल इंडिया। ये कह रहे हैं कि नेक्टर इन सिव को कंसिडर किया जाता है, समझा जाता है हर मोस्ट फेमस वर्क, उनका मोस्ट फेमस वर्क समझा जाता है जो रिफ्लेक्ट करता है टेंशन को बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी इन रूरल इंडिया। जो गांव में जो मॉडर्निटी आ रही है और जो ट्रेडिशन है उसके बीच में ये टेंशन को प्रस्तुत कर रही है। इसमें आगे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल। अगर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल क्या है, ये भी एक बहुत शानदार टॉपिक के तरीके से मैं दे रहा हूं कि सबसे पहले नावल का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। नेक्टर इन अ सीव टेल्स द स्टोरी ऑफ रुक्मिणी। ये रुक्मिणी एक औरत है, उसी की कहानी के बारे में वर्णन है। अ पुअर इंडियन फार्मर्स वाइफ, एक गरीब जो है किसान की बीवी है। एंड हर स्ट्रगल, और उसका संघर्ष है विद द पॉवर्टी और फेमिनाइन डिजीजेस एंड सोशल चेंजेस। वो एक तो वो गरीबी को झेल रही है, दूसरे अंदर वो जो है औरतों को जिस तरीके से समझा जा रहा है वो फेमिनिज्म को भी फेस कर रही है, और डिजीज को भी, जो औरतों की डिजीज है उससे भी वो ग्रसित है। एंड सोशल चेंजेस, और समाज में जो चेंज हो रही है उससे भी वो ग्रसित है। उन सारी चीजों से वो संघर्ष कर रही है, उसी का ये वर्णन है। देखिए पॉवर्टी, फेमिनिन और डिजीज एंड सोशल चेंजेस, ये चार बातें इसमें है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको सेट किया गया है, सेट इन अ स्मॉल विलेज। ये जो नावल है एक स्मॉल विलेज में सेट की गई है इन अ साउदर्न इंडिया, साउथ के इंडिया में इसको किया गया है और बड़े आराम से इसको प्रस्तुत किया गया है। और इसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि द नावल एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये प्रभाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव को बता रही है, माइग्रेशन को बता रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको भी बता रही है ऑन द ट्रेडिशनल एग्रेरियन। एग्रेरियन इसको कहा जाता है, एरिजिलिजियन कहा जाता है। इसको जो वर्ड है बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा, क्योंकि कुछ जो है एक मिनट, ये मैं वर्ड जो है ट्रेडिशन, अर्गेरियन लाइफ, ये अर्गेरियन लाइफ की बात कर रहा है। अर्गेरियन लाइफ कहते हैं कृषि या पृष्ठभूमि, जो कृषि की जो पृष्ठभूमि है उसी से संबंधित ये जीवन की बात कर रही हैं। ये एक बार पुनः इसको देखिए। द नावल सेट इन अ स्मॉल विलेज, यहाँ नावल नहीं छुटा हुआ है, सेट इन अ स्मॉल विलेज इन साउदर्न इंडिया।
साउदर्न इंडिया के एक गांव में, इस छोटे गांव में इसको सेट किया गया है। द नावल एक्सप्लोर करती है द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव है उसको शो कर रही है। माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको ये शो कर रही है। एंड द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और जो वेस्टर्न प्रभाव है उसको शो कर रही है ऑन द ट्रेडिशनल अर्गेरियन। और जो ट्रेडिशनल अर्गेरियन है, यहाँ पे अर्गेरियन के माने होता है कृषि या कृषि से संबंधित जो चीज होती है उसी के जो है ये रिलेटेड ये बात कर रही हैं कि जो कृषि रिलेटेड जीवन है उसकी बात कर रही है। थ्रू रुक्मिणी आइज, किससे? थ्रू रुक्मिणी आइज रीडर्स एक्सपीरियंसेस, रुक्मिणी के विचारधारा से, रुक्मिणी की आंखों से, या रुक्मिणी किस तरीके से इस समाज को देख रही है वही इसमें नावल में प्रस्तुत किया गया है। रीडर्स एक्सपीरियंस द पेन, दर्द को महसूस करते हैं, रेजिलेंस को महसूस करते हैं, एंड एंडोरेंस ऑफ रूरल वीमेन, और जो औरतों का एंडोरेंस है अर्थात सहन शक्ति है उसके बारे में बात करते हैं। हु बियर्स द बर्डन ऑफ सर्वाइवल एंड द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें बातें कई आती हैं कि जो रीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं इसको। द प्लेन रेजिलेंस, जो रेजिलेंस के माने होता है, देखिए इसकी बेसिक जो मीनिंग होती है ना कि जब किसी रोग का से लड़ने की आपके अंदर क्षमता हो, अर्थात आज के समय में इसे मैं इम्यूनिटी पावर कहता हूं कि रेजिलेंस के माने इम्यूनिटी पावर, कि वो तो उसे पेन है और रेजिलेंस है, इम्यूनिटी पावर है। एंड द एंड्योरेंस, और सहनशीलता है, किसकी सहनशीलता? ऑफ अ रूरल वुमन, एक औरत जो एक देहात की औरत हो वो कितनी सहनशील होती है, कितनी सहनशीलता के साथ सारी चीजों को सरवाइव करती है, वो उसको इसमें हम लोग देखते हैं। हु बियर्स, देखिए हु बियर्स क्या करती है? हु बियर्स द बर्डन ऑफ द सर्वाइवल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दोनों तरीके से वो सरवाइव करती है। एक तो समाज को करती है और दूसरे जो है ना उसके अंदर ये है कि अपनी जो है बर्डन है सर्वाइवल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी चीजों के, एक तो समाज के भी की जद में है, समाज भी उसको घेरे हुए है, और दूसरे उसे अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी है। गांव की औरतों के ऊपर जो है हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। जो उनको देखती है उसी को ये रीडर को प्रस्तुत करना चाहती हैं। आगे देखिए, मार्कंडेयस नैरेटिव कंबाइंस इमोशनल डेप्थ। मार्कंडेय जो है ना नैरेटिव कंबाइंस, जो इनकी नैरेटिव है, जो इनका कथनात्मक सेंस है, ये कंबाइन करते हैं इमोशनल डेप्थ विद सोशल क्रिटिक। वो इमोशनल डेप्थ को भी बताते हैं, भावनात्मक गहराई को भी बताते हैं, और सोशल क्रिटिक और सामाजिक जो है आलोचना को भी बताती हैं। मेकिंग इट अ पावरफुल डिपिक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड्योरेंस एंड द होप अमिड्स द एडवर्सिटी। ये बहुत सी चीजें बताती हैं इसमें कि इनकी पोएम के इनके वर्क से हमको बहुत सी चीजें मिलती हैं कि ये इमोशनल डेप्थ को भी बताती हैं और सोशल क्रिटिक और समाज की आलोचना भी बताती हैं, और मेकिंग इट अ पावरफुल, और यही चीज इन्हें पावरफुल बना देती है किसी का अपने वर्णन में जो ये करती हैं। और एंड्योरेंस, और ये सहनशीलता को दिखाती हैं, एंड होप, और एक आशा को भी बताती हैं। अमिड्स एडवर्सिटी, जो कठिनाइयां, ये विपत्तियां हैं, उनके बीच में ये एक आशा भी दिखाती हैं कि एक दिन हमें अच्छा मिलेगा, हम एक दिन इन परेशानियों से बच जाएंगे या परेशानियां हमारे ऊपर से टल जाएंगी। आगे थीम ऑफ द नॉवेल देखिएगा, ऐसा एक चीज जान लीजिए कि थोड़ा सा ये टॉपिक है, जो इंडियन जो पोइट्स जो है ना, इंडियन जितने राइटर्स हैं जो मैंने अध्ययन किया है, ये अधिकांश जो है ना टिपिकल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ये सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने जो अध्ययन किया है इंडियन राइटर्स को, तो चाहे जो भी हो, ऑथर्स हो, राइटर्स हो, तो ये टिपिकल वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अपेक्षाकृत जो ब्रिटिश हैं और या जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स को पढ़िएगा तो उसमें
एक दो राइटर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे राइटर्स की लैंग्वेज आप एक बार में, दो बार में नहीं तो तीसरी बार में ज़रूर समझ जाएंगे। लेकिन इनकी जो इंडियन राइटर्स हैं या ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हैं या अमेरिकन राइटर्स हैं या कनेडियन राइटर्स हैं, इन लोगों के बारे में अगर आप इनके जो पढ़ेंगे तो इनके जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसी तरीके से इसको देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। द सेंट्रल थीम ऑफ नेक्टर इन अ सीव इंक्लूड्स पॉवर्टी, ये इंक्लूड करती है पॉवर्टी को, रेजिलेंस को, मैं बता दिया हूं कि इम्यूनिटी पावर होता है, सोशल चेंजेस को, एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। देखिए रेजिलेंस के माने मैं बता देता हूं, इम्यूनिटी पावर यानी कि हर चीज से लड़ने का पावर, सामाजिक स्तर से लड़ने का पावर, समाज की जो परेशानियां उससे लड़ने का पावर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं रेजिलेंस में। और सोशल चेंजेस की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपराएं हैं, और ये जो मॉडर्निटी है। द नॉवेल एक्सप्लोर्स हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन डिसरप्ट रूरल लाइफ, क्रिएटिंग इकोनॉमिक एंड इमोशनल चैलेंजेस। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये पोएम जो एक बहुत अलग तरीके से ये जो शो करती है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये सॉरी मैं बार बार पोएम बोल दे रहा हूँ। द नावल ये जो नावल जो है एक्सप्लोर करती है हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो नगरीकरण है, लोग इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं, डिसरप्ट भंग करती है, गड़बड़ करती है, परेशान करती है रूरल लाइफ को। लोग गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो चले जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो गांव के जीवन को गड़बड़ कर दे रही है, उसी का ये इसमें वर्णन कर रहे हैं। क्रिएटिंग इकोनॉमिक एंड इमोशनल चैलेंजेस, इसमें दो चीजें आती हैं कि ये क्रिएट कर रही है, इकोनॉमिक को भी ये जो है क्रिएट कर रही है और इमोशनल चैलेंजेस को भी ये क्रिएट कर रही है कि जो हमारी भावनात्मक चैलेंज है, हमारी चुनौती है, उसको भी ये प्रभावित करती हैं। रुक्मिणीज स्टोरी portrays the endurance of women in the face of adversity, highlighting their strength, patience and sacrifice and other key theme। सॉरी यहाँ तक रुकिए, क्या कहता है रुक्मिणीज पोर्ट्रेस, रुक्मिणी का जो स्टोरी जो है, रुक्मिणी के माध्यम से जो इसकी कैरेक्टर है स्टोरी, पोर्ट्रेस द एंडोरेंस ऑफ वीमेन, ये जो विमेन की इंडोरेंस है उसको ये शो कर रही है, अर्थात सहनशीलता को शो कर रही है ऑफ विमेन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी माने ये जो कठिनाइयों में जो उनकी सहनशीलता है उसी को ये शो कर रही है, मुसीबतें हैं उन्हीं को शो कर रही है, विपत्तियों को शो कर रही है। और क्या कह रही है, कर रही है हाईलाइट देयर स्ट्रेंथ, और ये भी दिखा रही है कि ये जो गांव की औरतें हैं अर्थात ये कितनी शक्तिशाली हो रही हैं। ये जो रुक्मिणी है ये एक अकेला कैरेक्टर है, लेकिन ये उन सारे गांव का जो है प्रतिनिधित्व करती है कि जो गांव की औरतें संघर्ष कर रही हैं इन सब चीज़ों से, जो लोग शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं तो वो इन चीज़ों से वो संघर्ष कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं तो वो भी इससे संघर्ष कर रही है। इकोनॉमिकल ग्रोथ के पाने के लिए जो लोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, तो उन सारी चीजों के बाद जो इन महिलाओं पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, किसकी शादी में जाना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किनके यहाँ जाना है, किनके यहाँ नहीं जाना है, फिर घर की जिम्मेदारी है, बेटी की जिम्मेदारी है, बेटों की जिम्मेदारी है, पालना है, पोसना है, ये तमाम परेशानियां इनके ऊपर आ जाती हैं। और ये कितनी सहनशीलता के साथ इसको सर्वाइव भी करती हैं, तो उसी का ये वर्णन करता है कि ये हर गांव की वो औरतें जो जिनके घर के लोग शहर की तरफ चले गए हैं अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारने के लिए, जो उसी का ये वर्णन कर रही है और उस पर जो इनकी बात कर रही है कि कितनी ये सब्रदार होती हैं, कितनी जो इनके सब्र होता है और किस तरह से ये अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करती हैं, ये कैसे अपनी कुर्बानियाँ देती हैं। वो एक उर्दू का पोएट है, वो कह रहा है
बड़े शानदार तरीके से, क्योंकि वो भी आधुनिकता को बहुत चैलेंज करता था, बहुत क्रिटिसाइज करता था। तो वो एक शेर कह रहा है, इनकलाबे दहर ने बेगम को आया कर दिया, पहले थी वो खुद परी अब परियों का साया कर दिया। कि जो इनकलाबे दहर, इनकलाब माने होता है परिवर्तन, क्रांति, क्रांति ने बेगम को, जो घर की पत्नी थी या रुक्मणी थी, उसको क्या कर दिया। देखिए हर पोएट का एक ही उद्देश्य होता है, कोई हर राइटर का एक उद्देश्य होता है, या वो उसी को हास्य रूप में प्रस्तुत कर देता है, कोई जो है उसको सीरियस रूप में करता है। जैसे उर्दू का एक शेर, मैं यहाँ पे पहले इस शेर को बताने से पहले मैं बता दूं कि एक पोएट कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और दूसरा पोएट जो हास्य का है वो कहता है, अब मेरा इश्क मुकम्मल दिखाई देता है कि उनके हाथ में चप्पल दिखाई देता है। तो ये चीज है। तो अकबर इलाहाबादी ने इस शेर को कहा था कि इनकलाबे दहर ने बेगम को आया कर दिया, पहले थी वो खुद परी अब परियों का साया कर दिया। पति चला गया विदेश और पत्नी घर की जिम्मेदारियों को निभा रही है, न उसको अपने बाल झाड़ने का समय है, न उसको अपना जो मेकअप करने का समय है, न अपने कोई और काम करे, जैसे तैसे नहा ली, बाल को इधर उधर कंघी से कर ली, फिर पता लगा कि बाल फूल खाल करके फैल गए हैं। तो पहले तो वो परियों जैसी दिखती थी, सुंदर दिखती थी, लेकिन अब क्या है, अब उस पर लगता है कोई परी सवार हो गई है, अर्थात कोई चुड़ैल सवार हो गई है और वो एकदम ऐसे झाव की तरह बनी रहती हैं। तो वही कहा है। तो ये उन्हीं चीजों को फेस कर रही हैं, इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि इनके पास समय ही नहीं होता है अपने लिए। अब ये किस तरीके से सहन करती हैं उस समय को, अब एक इसे महिला ही समझ सकती है, हर आदमी से नहीं समझ सकता है। तो उसी चीज को ये प्रस्तुत कर रही है, वीमेन इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी, हाईलाइटिंग देयर स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड सैक्रिफाइस। वो सारी चीजों को हाईलाइट करती हैं, उनकी शक्ति को भी, उनके सब्र को भी, और उनकी जो है कुर्बानी को भी, जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उन सारी चीजों को वो इसमें शो कर रहा है। अनदर की थीम इसमें आती है, इज ह्यूमन सफरिंग एंड होप। इसमें एक दूसरी ये है कि मानव जो है सफरिंग कर रहा है और उससे आशा भी है। एज ए कैरेक्टर फेस फेमिनाइन डिजीज एंड लॉस बट कंटिन्यू टू द प्रिजर्व। देखिए कहता है कि इसमें एक चीज और ये है कि एक कैरेक्टर्स है, एज अ कैरेक्टर फेस फेमिनाइन, जो फेमिनाइन फेस करती हैं, डिजीजेस हैं जो बीमारियां हैं, एंड लॉस है, बट कंटिन्यू टू प्रिजर्व, लेकिन उन सारी चीजों के साथ वो प्रिजर्व रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। मार्कंडेय ऑल्सो एम्फेसाइज फैमिली लव एंड द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर, showing that survival is not just physical but emotional and moral। ध्यान दीजिए कि इसमें एक चीज और यह है, मार्कंडेय जो प्रस्तुत कर रही हैं इसमें, वो कह रही हैं कि इसकी जो एक अदर थीम है कि जो है जो प्रस्तुत कर रही हैं, वो जोर दे रही हैं जिस चीज पर, फैमिली पर जोर दे रही हैं, प्रेम पर जोर दे रही हैं, एंड द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, मानव और नेचर के बीच में जो बॉन्ड है, जो बंधन है, उस पर भी जोर दे रही हैं। और ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है दैट सर्वाइवल, अर्थात किस तरीके से हम अस्तित्व में रह सकते हैं, किस तरह हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं, इन नॉट जस्ट फिजिकल, हम केवल शारीरिक रूप से अपने अस्तित्व को नहीं बचाना है, बल्कि इमोशनल एंड मोरल, हम भावनात्मक रूप से और नैतिक रूप से भी हमको बचाना है। ये जो एटमॉस्फेयर है, तो इसमें हमें अपनी फैमिली को देखना है, प्रेम को देखना है, और नेचर से भी हमारा लगाव होना चाहिए, और इन सारी चीजों के साथ साथ हमें अपनी भावनात्मक नैतिकता को भी सोचना है, उसको भी प्रिजर्व करना है। हमारी भावनात्मक जो नैतिकता है वो भी प्रिजर्व रहें, वो भी सुरक्षित रहें, इसकी बात करता है। द नॉवेल क्रिटिक्स, ये नॉवेल क्रिटिसाइज करती है द सोशल इनइक्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि इसकी ये जो आखिरी थीम है इसमें, कि नॉवेल जो है ना क्रिटिसाइज करती है द सोशल इनइक्वालिटी, असमानता की बात करती है, एंड इनजस्टिस और अन्याय की बात करती है ऑफ इंडियन विलेज लाइफ, व्हाइल सेलिब्रेटिंग द
डोमिनेट होता है इंडोमिनेटेबल ह्यूमन स्पिरिट। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि ये इसमें जो एक बात जो शो कर रही है ना कि जो है सबसे बड़ी चाहे द नॉवेल क्रिटिक्स ये विवेचना करती है या आलोचना करती है या समीक्षा करती है किसकी, द सोशल इनइक्वालिटी, समाज की असमानता को ये शो करती है, एंड इनजस्टिस और अन्याय को भी बताती है कि समाज किस तरीके से इनजस्टिस है और किस तरीके से जो है इनइक्वल है। और ऑफ इंडियन विलेज विशेष प्रकार से, हालांकि इन्होंने विलेज के बारे में लिखा है तो ये विलेज है, ये हर ये चीज पाई जाती है। विलेज लाइफ वाइल सेलिब्रेटिंग, हालांकि ये सेलिब्रेट कर रहा है द इनडोमिनेटेबल, अदम्य न बदलने वाला ह्यूमन स्पिरिट, मानव इंसान की न बदलने वाली शक्ति को भी ये सेलिब्रेट करता है, लेकिन इसके साथ जो है इनजस्टिस भी है, इनइक्वालिटी है। चलिए पोएम की नॉवेल की समरी देखते हैं। समरी को मैंने बड़े शानदार तरीके से लिखा है और थोड़ा सा इसको मैंने सिंपलाइज भी किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्टर इन अ सीव इज द स्टोरी ऑफ रुक्मणी। ये नेक्टर इन सीव जो है ना, ये रुक्मणी की एक कहानी है। अ पुअर फार्मर वाइफ, ये एक गरीब किसान की बीवी है, एंड हर लाइफ इन अ रूरल इंडियन विलेज, और उनका जीवन जो है भारतीय गांव से रिलेटेड है। द नॉवेल ओपन्स विद रुक्मणी रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड। अब ये क्या है कि अब रुक्मणी अपने जो है ना कहाँ से शुरू होती है, रुक्मणी बैठी हुई है और वो अपने बचपन को रिकॉल कर रही है। नॉवेल ओपन्स विद रुक्मणीज रिकॉलिंग चाइल्डहुड एंड अर्ली मैरिज टू नाथन। नाथन के साथ उसकी बहुत जल्दी शादी कर दी गई थी, उसको ये कर रही है। ए टिनेंट फार्मर, वो जो एक टिनेंट किराए का फार्मर है, जो किसान है, टिनेंट के माने काश्तकार के होता है, किराएदार के होता है या पट्टेदार। जैसे आज के गांव में हम लोगों की तरफ जो नहीं अधिया पे बोते हैं, दूसरे का खेत होता है, जा करके उस पर बुआई करते हैं, आप अनाज उगाते हैं और उसका कुछ पार्ट उस समय अधिया बोला जाता था, आधा इनका होता था, आधा उनका होता था। तो ये दिन भर बेचारा दिन रात मेहनत करते थे और ये मेहनत करके किसी तरीके से फसलें उगाते थे। उन्हीं को टीलैंड कहा जाता है, काश्तकार कहा जाता है, फार्मर। कि ये एक ऐसे ही फार्मर की बीवी है जिसके पास अपना कुछ नहीं है, वो अधिया पर खेती करता है, वही उसका जीवन है। आगे देखिए ये इसमें क्या कर रहे हैं, लाइफ इनिशियली अपियर सिंपल इट्स चैलेंजिंग। शुरू में तो लाइफ जो है क्या होती है, इनिशियल अपियर सिंपल इट्स चैलेंजिंग है, रिवॉल्विंग अराउंड हार्ड वर्क ऑन द लैंड, फैमिली ड्यूटीज एंड स्मॉल जॉयज। इन सारी चीज़ों पर ये रिवॉल्व करती है, ये नावल घूमती है हार्ड वर्किंग पर, जो ऑन द लैंड अर्थात खेती। मैंने बता दिया है खेत में ये लोग ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और पारिवारिक ड्यूटीज़ भी हैं उनकी, परिवार की जो कर्तव्य है उसको भी ये करते हैं, एंड स्मॉल जॉयज, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे इनको जो खुशियाँ आती हैं उसकी वो बात करती हैं। रुक्मिणी एंड नाथन लव फॉर्म्स द इमोशनल कोर ऑफ द नावल। रुक्मिणी और जो नाथन का जो उसके लव है, प्रेम है, एक फॉर्म करता है, एक इमोशनल कोर, एक इमोशनल गहराई प्रस्तुत कर देता ऑफ द नावल। एंड थ्रू देयर एक्सपीरियंस, और उनके एक्सपीरियंस से, उनके तजर्बे से, कमला मार्कंडेय एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल ऑफ रूरल इंडिया इन द फेस ऑफ पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर एंड सोशल चेंजेस। और उन्हीं कमला मार्कंडेय जो उन्हीं के स्ट्रगल, संघर्षों को शो कर रही हैं, इंडिया इन द फेस, कहता है कि रूरल इंडिया के फेस को, चेहरे को दिखा रही हैं। और वो कौन कौन सा चेहरा है, पॉवर्टी है, नेचुरल डिजास्टर है, जो है नेचुरल डिजास्टर के माने वो जो जैसे बाढ़ है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, डिजास्टर माने बर्बादी या तबाही के होता है, तो उसको ये नेचुरल डिजास्टर्स आती हैं। एंड सोशल चेंजेस, और सामाजिक परिवर्तन को भी इन्हीं के चेहरे, जो पूरे गांव, जो भारत का देहात है, उसके चेहरे को इनके माध्यम से वो शो कर रही हैं। रुक्मिणी किस चीज को शो करती है, लाइफ इज मार्क्ड बाय द बर्थ ऑफ हर चिल्ड्रन। सबसे पहले वो बच्चे पैदा कर रही है
और फिर क्या कह रहे हैं, मैनेजिंग हाउस होल्ड और घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो मैनेज कर रही है। एंड द कम्युनल बॉन्ड्स ऑफ विलेज लाइफ, और जो कम्युनल बॉन्ड्स है, जो वहाँ की जो सिस्टमेटिक जो है यहाँ पे सांप्रदायिक या समुदाय संबंधी जो बंधन है उसको भी वो फेस कर रही है। जैसा कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ बता चुका हूँ और यहाँ पे मैं उसको वर्णन नहीं करना चाहता हूँ कि जो कम्युनल जो है सांप्रदायिक जो बंधन है उसका भी वो फेस कर रही है, उसी को ये कह रही है। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, किसी डिमॉन्स्ट्रेट्स, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है रिमार्केबल रेजिलेंस, वो एक रिमार्केबल रेजिलेंस को वो क्या कर रही है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, शो कर रही है, पेशेंस को शो कर रही है, प्रैक्टिकल विजडम को भी वो शो कर रही है। हाउएवर द स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड विलेज लाइफ इज डिस्टर्बेड विद द अराइवल ऑफ टैनरी रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमिक फोर्सेस। अब देखिए जो इसमें बात आती है वो ये कह रहा है कि हाउएवर, चाहे जो भी हो, इस जो है द स्टेबिलिटी, स्थिरता जो है क्या करती है, ऑफ द फैमिली एंड विलेज लाइफ इज डिसरप्टेड, वो बाधित करती है। जैसे उनकी एक जीवन था, गरीबी में थे, खेती करते थे, जो भी करते थे वो डिसरप्ट कर देती है, अर्थात बाधित करती है। कैसे बाधित कर देती है, विद द अराइवल ऑफ अ टैनरी। टैनरी के माने होता है यहाँ पे चमड़ा बनाने का कारखाना, तो ये एक वहां पे चमड़ा बनाने का कारखाना खोल दिया जाता है, उसी से उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है और यही उसको रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमिक फोर्सेस। और वही बताता है कि अब जो है आधुनिक जो इकोनॉमिक फोर्स है वो उसके बारे में ये उनको इंट्रोड्यूस करता है। वो जब चमड़ा का कारखाना वहां पे आ जाता है तो उस चमड़े के कारखाने के कारण वो वहां पर एक अजीब तरीके का सिस्टम आ जाता है, लोगों को पैसे की लालच दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपका जीवन शानदार हो जाएगा, और यही उनके जीवन को डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, अव्यवस्थित करता है। इसका ये वर्णन करता है। आगे क्या होता है इसमें देखिए, मेनी विलेजर्स माइग्रेट फॉर वर्क, बहुत से जो उस गांव के लोग होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, वहां से चले जाते हैं फॉर वर्क के, लीडिंग टू द इरोजन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी सॉलिडेरिटी। ये देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो आ जाता है तो बहुत से विलेजर्स क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, क्या कहते हैं, लीडिंग टू द इरोजन, वो उनके अंदर इरोजन के माने होता है कटाव, वो जो उनके अंदर कटाव होता है, इरोजन, वो जो कटाव होता है ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो एक व्यवस्थित जो ट्रेडिशन था एग्रीकल्चर का उसके अंदर क्षय आ जाता है, कटाव आ जाता है, रुकावट आ जाती है। एंड कम्युनिटी सॉलिडेरिटी, और जो है इसमें जो क्या हो जाता है कि सॉलिडेरिटी आ जाती है, दो वर्गों की एकजुटता आ जाती है, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो गांव का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। आगे देखिए क्या होता है, ट्रेजेडी स्ट्राइक्स रुक्मिनीज फैमिली रिपीटेडली, और फिर उसके बाद रुक्मिनी के जो है जीवन में बार बार ट्रेजेडीज आती हैं। दे फेस क्रॉप फेल्योर, वो क्रॉप के उनकी जो फसलें होती हैं वो फेल्योर्स हो जाती हैं। फेमाइन जो है जो उनके अंदर होती है वो भी फेल्योर हो जाती है। जो फेमाइन के माने यहाँ पे है अकाल के या भूखमरी से उनके अंदर अकाल आ जाता है, भूखमरी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। और फिर उसके बाद एंड डेथ ऑफ देयर चिल्ड्रेन, और भूखमरी के कारण उनके बच्चे मर जाते हैं, इंक्लूडिंग द इमोशनल लॉस ऑफ द इरावडी एंड दी सेल्वन। ये जो इसमें दो लोगों को लाया गया है, इरावडी और सेल्वन को लाया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत से उनके बच्चों की डेथ हो जाती है। और जो है ये लोग जो है सेल्वन की बात आ जाती है, इरावडी और सेल्वन की का इसमें जो है बात आ जाता है कि उनके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इसमें शो करता है। आगे देखिए, इवन देयर होम इज डिस्ट्रॉयड, यहाँ तक कि उनका जो है घर भी बर्बाद हो जाता है। एंड दे आर फोर्स्ड टू कन्फ्रंट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड सोशल ह्यूमिलिएशन। और फिर उसके बाद क्या आता है, इवन देयर होम इज डिस्ट्रॉयड, जब उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। एंड दे आर फोर्स, अब उनके ऊपर फोर्स किया जाता है टू कन्फ्रंट,
किस चीज के लिए उनके ऊपर फोर्स किया जाता है? टू कन्फ्रंट, उनको क्या था, मुसीबत या अप्रिय स्थिति का सामना करना। अब उनके ऊपर बार जो है अप्रिय स्थिति का सामना करने का जो है सिचुएशन आ जाती है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है, एंड सोशल ह्यूमिलिएशन की बात आ जाती है। समाज में उनका एक अपमान हो जाता है, उनके पास घर नहीं है। तो घर जो है एक सिंबल है, मकान जो है एक सिंबल है आपकी जो है गरिमा का, आपके सम्मान का एक सिंबल है ये। तो अब जो है उनके अंदर सोशल ह्यूमिलिएशन भी आ जाता है, अवमानना आ जाता है, अपमान आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। डिस्पाइट दीज हार्डशिप, इन मुश्किलात के बावजूद भी रुक्मिणी कंटिन्यू टू प्रिजर्व, और रुक्मिणी फिर जो है प्रिजर्व करती है, अर्थात अपने को सुरक्षित रखती है। कैसे सुरक्षित रखती है? एम्बॉडीइंग, कैसे करती है? एम्बॉडीइंग द रेजिलियंस, करेज एंड द मोरल स्ट्रेंथ ऑफ द रूरल वुमन। अब वो उसके साथ जो डिसेस्टर हुआ है, जो तबाही आई है, उसके बाद बहुत सी चीज़ आती है, लेकिन फिर भी वो अपने को प्रिजर्व करती है, वो अपने आप को रोकती है और एम्बडिंग संगठित करती है। किस चीज़ को? रेजिलेंस से। रेजिलेंस यानी कि वही जो चीज़ें हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसका रोग है, जो परेशानियां हैं, उन सब चीज़ों से वो लड़ती है, उसमें संभली रहती है। उसी को कहते हैं रेजिलेंस या रिसाइलेंस कहते हैं। इस दो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है। तो ये रेजिलेंस होता है उसके अंदर कि वो किस तरीके से उस रोग से, उस परेशानियों से लड़ती है, कैसे वो अपने करेज को से लड़ती है, कैसे अपनी मॉरल नैतिक जो है पावर को शो करती है, कैसे वो एक रूरल वुमन होते हुए इन सारी चीज़ों को वो फेस करती है, कैसे वो अपने अस्तित्व को बचाती है, ये कहती है। सी बैलेंस हाउस होल्ड duties with the farm work, showing endurance in the face of the overwhelming adversity। देखिए ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या करती है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं? सी बैलेंस, वो बैलेंस करती है। किस चीज को बैलेंस करती है? हाउस होल्ड ड्यूटीज, जो उसकी घरेलू जिम्मेदारियां, उसको वो पहले बैलेंस करती है। विद द फार्म वर्क, और वो खेती का काम भी करती है। शोइंग इंड्योरेंस, और वो शो करती है, दिखाती है कि वो कितनी सहनशील है, कितनी सहनशील महिला है। इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग, और वो उसमें वो फेस कर रही है ओवरवेलमिंग, दबाने वाला, अत्याचारी, अत्यधिक जो है शक्तिशाली, तीव्र जो है एडवर्सिटी, मुसीबतें, जो उसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली जो एडवर्सिटी है, मुसीबतें, विपत्तियां हैं, उनके बीच वो किस तरीके से सहन करती है, उन मुसीबतों को किस तरीके से सहन करती है, वो नावल में दिखाया जाता है, रुक्मिणी के जीवन में दिखाया जाता है। द नावल ऑल्सो हाईलाइट्स जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। ये जो नावल जो है ना, ये शो करती है, हाईलाइट करती है, जेंडर रोल्स को शो करती है, एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस को भी शो करती है, और रुक्मिणी स्ट्रेंथ, और रुक्मिणी के ताकत को भी शो करती है, कंट्रास्ट, विरुद्ध में, विद द वर्नरेबिलिटी। वर्नरेबिलिटी का अर्थ होता है आलोचना या दुर्बलता, कमजोरी। कमजोर होने के बावजूद भी वो किस तरीके से वो अफेयर करते, जो सरवाइव करती है, उसके बारे में वो करती है। क्या चीज है? ऑफ अदर वीमेन इन द विलेज, और जो दूसरी औरतें हैं उनके लिए भी ये शो करती है। emphasizing the emotional and ethical challenges faced by the women in the particular society। एक निश्चित सोसाइटी में किस तरीके से ये औरतें इमोशनल और इथिकल, इनके अंदर जो है नैतिक जो है चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से इस पुरुष प्रधान, इसमें तो एक वर्ड आता है पैट्रियार्कल, पुरुष प्रधान सोसाइटी में किस तरीके से इन चीज़ों को वो फेस करती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। Markandeya captures how the industrialization and migration intensifies social inequalities, moral dilemmas and the family distress। इसमें एक बहुत अहम चीज आती है कि जो इसमें मार्कंडेया जो शो करती है ना, सबसे पहले मार्कंडेया क्या है? मार्कंडेया कैप्चर्स है
मार्कंडे कैप्चर करती हैं, क्या करती हैं, हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है, एंड माइग्रेशन, और जो माइग्रेट कर जाते हैं, इंटेंसिफाई बढ़ाता है सोशल इनइक्वालिटी, समाज की इनइक्वालिटी को ये बढ़ा देता है, असमानता को बढ़ा देता है, मोरल डिलीमास को भी ये बढ़ा देता है, एंड फैमिली डिस्ट्रेस को भी बढ़ा देता है, परिवार के संकट को भी ये बढ़ा देता है, ये सारी चीजों को बढ़ा देता है, इसको भी ये शो कर रही हैं। एट द हार्ट ऑफ द नॉवेल इज द टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। सबसे पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है इन द हार्ट ऑफ द नॉवेल, कि ये टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एक ट्रेडिशन है और एक आधुनिकता है, उसके बीच में टेंशन को शो करती हैं। वाइल द टैनरी ऑफर्स न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हालांकि वो जो टैनरी आया था, जो चमड़े की जो गोदाम आई थी, वो जो है ऑफर्स करती है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये एक जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जो शो करती है। इट आल्सो ब्रिंग्स, और ये और भी लाती है, ये तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लाती है, जो है आर्थिक जो है चीजें लाती है, लेकिन साथ ही साथ ये लाती है एलाइनेशन, अलगाव, डिस्प्लेसमेंट, आप एक स्थान से दूसरी स्थान चले जाते हैं, एंड कल्चरल इरोजन, और ये कल्चरल इरोजन की भी बात करती है। इरोजन के माने होता है जब बाढ़ में नदियों का कटाव होता है, उसी को तो कहते हैं ये कल्चरल इरोजन भी होता है, अर्थात इनके अंदर जो है सामाजिक कटाव भी हो जाता है, अर्थात समाज पतन की तरफ चला जाता है। थ्रू रुक्मिणी एंड नाथन, रुक्मिणी और नाथन के द्वारा द नॉवेल एक्सप्लोर द शो करती है हाउ पीपुल अडॉप्ट टू चेंज, किस तरीके से इन लोगों के द्वारा ये भी शो किया जाता है कैसे लोग जो है चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मेंटेन डिग्निटी, और अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को मेंटेन कर लेते हैं कि चलो यार थोड़ो हटाओ, देखते हैं, अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को भी वो मेंटेन कर लेते हैं, एंड फाइंड होप, और आशा पाते हैं इवन इन द डायर सर्कमस्टेंसेज, वो डायर सर्कमस्टेंसेज में भी वो अपने आप को ये क्या करते हैं, डायर के माने होता है गंभीर या भयानक, भयानक हालात में भी वो अपने आशाओं को जीवित रखते हैं, एक आशा जीवित नहीं रखते हैं बल्कि ये कह लीजिए कि आशा बनाए रहते हैं। ये जो है ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आगे देखिए, अल्टीमेटली नेक्टर इन सी इज द स्टोरी ऑफ एंड्योरेंस, होप एंड द ह्यूमन स्पिरिट। ये जो अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटली कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो नेक्टर इन सी इज द स्टोरी ऑफ एंड्योरेंस, सहनशीलता की बात है, होप की बात है, एंड द ह्यूमन स्पिरिट की बात इसमें आती है। आगे देखिए, इट पोर्ट्रेज, ये क्या करते हैं, इट पोर्ट्रेज द बिटर स्वीट रियलिटी ऑफ लाइफ। ये बहुत बिटर स्वीट वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये बिटर स्वीट है, इसका अर्थ जो बहुत अजीब तरीके से मैं बता दे रहा हूं आपको, अजीब तरीके से नहीं, बहुत क्लियर तरीके से बता दे रहा हूं कि बिटर स्वीट क्या होती है, कि अनुभवों या यादों का वर्णन करता है। ये सुख तो होते हैं लेकिन साथ ही पश्चाताप भी होता है। जैसे आप अपने गांव से कोई छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं, आपको पैसे मिल गए हैं, आपको बहुत सी सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन गांव का जो एक एटमॉस्फेयर था वो आपके अंदर बार बार कचोरता है, उसी को बिटर स्वीट कहते हैं। कि जो पुरानी यादों से आप जो है परेशान भी होते हैं लेकिन आधुनिकता में आप डूबे हुए हैं, उसी को बिटर स्वीट कहा जाता है। तो यही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि जो है ये इन चीजों को शो कर रहा है, कुल मिला जुला करके ये शो कर रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। इट पोर्ट्रेज द बिटर स्वीट रियलिटी ऑफ लाइफ, ये बिटर स्वीट जो है रियलिटी को ये शो करता है, सफरिंग को शो करता है, एंड जॉयस को शो करता है, कोई एग्जिस्ट को शो करता है, एट रेजिलेंस को भी ये शो करता है, फैमिली बॉन्ड्स को शो करता है, एंड लव प्रोवाइड्स मीनिंग, और लव जो है एक अर्थ भी हमें समझाता है कि प्रेम होता क्या है, प्रेम और या सद्भाव होता क्या है। रुक्मिणी स्टोरी इज यूनिवर्सल, और यही रुक्मिणी की स्टोरी जो होती है ये यूनिवर्सल हो जाती है, सभी लोगों के लिए हो जाती है, सारे लोगों के लिए हो जाती है, और जो है क्या करती है, रिफ्लेक्टिंग नॉट ओनली रूरल इंडिया, ये केवल भारतीय जो है गांव को नहीं शो करती है, बट द टाइमलेस स्ट्रगल ऑफ ह्यूमैनिटी टू सर्वाइव, अडॉप्ट एंड फाइंड ब्यूटी इन द
फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत सी चीज़ों को ये रुक्मिणी के द्वारा, रुक्मिणी की जो स्टोरी है ये यूनिवर्सल बन जाती है। और क्या ये केवल ये नहीं दर्शाती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है, केवल ये शो नहीं करती है रूरल इंडिया को, बल्कि किसको क्या करती है, टाइमलेस स्ट्रगल को, अनिश्चित जो है संघर्ष है उसको शो करती है ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। और टू सर्वाइव, वो उसके साथ सर्वाइव भी कर रही है, उसे एडॉप्ट भी कर रही है, उसे स्वीकार भी कर रही है। एंड फाइंड ब्यूटी इन फ्लीटिंग, और इस फ्लीटिंग मरता जो है क्षणभंगुरता, ये क्षणभंगुरता को भी शो कर रही है, और जो मतलब क्षणभंगुर ब्यूटी है उसको भी शो कर रही है, उस मोमेंट को भी शो कर रही है, और हैप्पीनेस को भी शो कर रही है। आगे देखिए, द नॉवेल क्लोजेस ऑन द नोट ऑफ कॉशस। एक कॉशस दिया जाता है, एक जो है सतर्क दिया जाता है, एक चौकसी दी जाती है। किसको दी जाती है, कौन सी चीज को दी जाती है, इसमें चौकसी किस चीज को दी जाती है, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म को दिया जाता है। ऑप्टिमिज्म माने होता आशावाद, ये एक आशावाद को शो करती है, सजेस्टिंग, और ये सजेस्ट करती है दैट व्हाइल लाइफ में बी फुल ऑफ चैलेंजेस, कि भले ही जीवन जो है चैलेंजेस से भरा हुआ हो, ह्यूमन करेज एंड कंपैशन एंड्योर्स, और ये सारी चीजों को सहन कर लेता है। तो ह्यूमन जो है करेज जो है, मानव का जो साहस है वो क्या कर लेता है, सब चीजों को जो उसके जो है आसपास चलता है उन सारी चीजों को ये सहन कर लेता है। तो ये नावल ये शो करती है। इसका हिंदी भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हिंदी भी अच्छे तरीके से मैंने दिया है, थोड़ा सा शार्ट है बट ठीक है, लेकिन हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश अगर आप हिंदी पे डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी इंग्लिश खराब हो जाएगी, और चूंकि आप इंग्लिश से ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपकी एक गरिमा बढ़ने वाली है, आपका एक स्थान बढ़ने वाला है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप हिंदी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो। आगे देखिए, ये नावल का ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ द पॉवर्टी एंड द सर्वाइवल इन द नेक्टेड इन सीप। ये जो है इसकी थीम को बताना है, पॉवर्टी एंड सर्वाइवल की। ये क्वेश्चन है, इसको आप जो है देख लीजिएगा जिस तरीके से हो। दूसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ द रुक्मिणी एज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नावल, अर्थात रुक्मिणी के कैरेक्टर को आपको बताना है। ये भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पास करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द रूरल लाइफ एज द डिपिक्टेड इन द नावल। नावल में जो वर्णन किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि गांव पर किस तरह प्रभाव डालते, ये तीसरा क्वेश्चन था। इसको भी आप आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, हो सकता है ये आपके क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए। अगला क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द रोल ऑफ वीमेन एंड जेंडर इन द नावल। जो है एग्जामिन कीजिए, जो महिलाओं का रोल है उसका आपको एग्जामिन करना है, उसका जो है अध्ययन करना है, उसका जो है मूल्यांकन करना है। एग्जामिन की मान्यता है मूल्यांकन करना, तो आपको महिलाओं के रोल का मूल्यांकन करना है। फिर उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन आता है, एनालाइज द सिंबोलिज्म ऑफ द टाइटल नेक्टर इन अ सीप। ये जो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नेक्टर इन सीव मैंने आपको शुरू में बताया है, और उसी को आपको ये करना, एनालाइज करना है उसका, कि ये क्या है, नेक्टर इन सीव का अर्थ क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो इसको भी आप अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकें। ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को अध्ययन कीजिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाए, तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो को जो है पाने के लिए, या आप बीए या एमए की किसी भी क्लास से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, तो आप जान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप जो है इसको देखिएगा। ये मेरा जो चैनल है ये एमए और बीए के स्टूडेंटों के लिए विशेष प्रकार से है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं, तो उनको ये शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।